आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे पास भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं और समाज पर उनका क्या असर हो रहा है, इससे जुड़े कुछ स्रोत भी हैं। जी। इरादा यही है कि इन स्रोतों से मुख्य बातें समझें। नई तकनीकें हैं, कुछ रणनीतिक इशारे हैं और कुछ नई चिंताएं भी उभर रही हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की अपनी मिसाइल तकनीक में एक अहम प्रगति से। हाँ, अस्ट्रा MK2 की बात हो रही है। हाँ, वही अस्ट्रा MK2 मिसाइल। ये हवा से हवा में मार करने वाली है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। जी, यानी नजर की सीमा से परे। इसकी रेंज बताई गई है करीब 140 से 160 किलोमीटर और इसे तेजस MK1 और MK1A जो हमारे लड़ाकू विमान हैं उनके साथ जोड़ा जा रहा है। परीक्षण शायद 2026 के मध्य या उसके बाद शुरू हो सकते हैं। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसकी लागत। हाँ बिल्कुल, करीब 7-8 करोड़ रुपए प्रति यूनिट। जी। जबकि अगर आप बाहर से मिसाइल लें जैसे मीटियोर, हाँ मीटियोर तो बहुत महंगी है, शायद 25 करोड़। 25 करोड़, बिल्कुल। तो ये लागत का फर्क बहुत बड़ा है। और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने, मतलब BDL ने, इसका लिमिटेड प्रोडक्शन शुरू भी कर दिया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत वाली बात हुई। बिल्कुल, ये उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सिर्फ लागत ही नहीं, इसकी जो बढ़ी हुई रेंज है और इसमें लगा एडवांस्ड ESA सीकर। हाँ, वो जो एडवांस्ड रडार सिस्टम होता है। सही कहा। वो इसे पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 या चीन के J-10C जैसे विमानों के लिए एक काफी गंभीर खतरा बना देता है। और वो डुअल पल्स मोटर वाली बात। हाँ, डुअल पल्स मोटर। इसका मतलब है कि मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचकर फिर से तेजी पकड़ सकती है। अच्छा। तो दुश्मन विमान का जो बचने का दायरा होता है, जिसे नो एस्केप जोन कहते हैं, वो काफी बढ़ जाता है। यानी बचना मुश्किल। और कम लागत का मतलब है कि हम ज्यादा तैनात कर सकते हैं। जाहिर है। अच्छा, ये स्वदेशीकरण की बात सिर्फ मिसाइलों तक नहीं है, हेलीकॉप्टरों में भी दिख रही है। हाल में 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टरों को मंजूरी मिली है। जी, 90 सेना के लिए और 66 वायुसेना के लिए। और इनमें DRDO का बनाया हुआ स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगेगा। ये EWS क्या चीज है और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, EWS या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ये एक तरह का आप कह सकते हैं रक्षा कवच है हेलीकॉप्टर के लिए। अच्छा। ये दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है, मिसाइलों को भटका सकता है, और स्वदेशी होने का मतलब है कि ये हमारी अपनी जरूरतों के हिसाब से बना है। मतलब विदेशी सिस्टम पर निर्भरता कम। बिल्कुल। और खास तौर पर LAC और LOC जैसे जो मुश्किल इलाके हैं, वहां ये हेलीकॉप्टर की सुरक्षा बढ़ाएगा। ये रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है तो एक और खबर ध्यान खींचती है। भारत अब रूस की R-37M X-हेड मिसाइल पर भी विचार कर रहा है। हाँ, Su-30M क्या है और MiG-29 के लिए। और इसकी रेंज तो बहुत ही ज्यादा बताई जा रही है, 300 किलोमीटर से भी ज्यादा, और रफ्तार Mach 6। जी, आवाज से 6 गुना तेज। इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है और रूस ने इसे भारत में ही बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। तो ये हमारी एस्ट्रा सीरीज के साथ कैसे फिट होगी? क्या ये उसकी जगह लेगी? नहीं, जगह नहीं लेगी। ये उसे पूरा कर सकती है, कह सकते हैं। खासकर जो ऊंची कीमत वाले लक्ष्य होते हैं जैसे AWAS। हाँ, वो उड़ते हुए कमांड सेंटर। बिल्कुल, उनको बहुत दूर से निशाना बनाने के लिए कारगर हो सकती है। कुछ लोग मान रहे हैं कि जब तक हमारी अपनी लंबी दूरी की मिसाइल गांधीवा, जिसे पहले एस्ट्रा MK3 कहते थे, तैयार नहीं होती, तब तक एक स्टॉप गैप की तरह काम करेगी। हाँ, शायद एक अंतरिम समाधान। और अगर ये भारत में बनती है तो जाहिर है तकनीक मिलेगी, लागत भी कम हो सकती है। तकनीक के साथ साथ रणनीतिक संदेश भी दिए जा रहे हैं। इंडोनेशिया में भारत के रक्षा अताशे कैप्टन शिव कुमार का एक बयान आया है। जी, ये हालिया भारत पाक संघर्ष ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में बताया जा रहा है। हाँ, सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर भारत पर परमाणु हमला होता है तो हमारी नीति स्पष्ट है कि पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये एक बहुत कड़ा बयान है। ये भारत की परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त न करने की नीति से जुड़ा है। जी, ये बयान महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत की घोषित नीति तो नो फर्स्ट यूज की है, यानी हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन ये बयान उस नीति के दूसरे पहलू पर जोर देता है कि अगर हमला हुआ तो फिर जवाब बहुत बड़े पैमाने पर होगा, जैसे मैसिव रिटेलिएशन कहते हैं। यहाँ ये साफ करना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी बता रहे हैं, हम इसका समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। बिल्कुल। अच्छा, रक्षा तकनीक में एक और बड़ी दिलचस्प चीज सामने आई है IIT कानपुर से, सबाल 50 ड्रोन। हाँ, इसे भारत का सबसे एडवांस्ड मिलिट्री ड्रोन कहा जा रहा है। ऊंचे इलाकों में 17,000 फीट तक ऑपरेट कर सकता है। और इसमें VTOL तकनीक भी है, मतलब रनवे की जरूरत नहीं। जी,
वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग। और भी खासियतें, ये ऑपरेटर की नजर से बहुत दूर तक जा सकता है, मतलब BVLOS ऑपरेशन। ये काफी शांत है। स्टेल्थ फीचर। हाँ, और लगभग 90% हिस्से इसके स्वदेशी हैं। ये IIT कानपुर और एंड्योर एयर सिस्टम्स का जॉइंट एफर्ट है। फिर वही बात, आत्मनिर्भर भारत। तो एक तरफ ये हार्डवेयर और तकनीक बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ समाज पर इसके असर और नए तरह के खतरों पर भी बात हो रही है। बिल्कुल। जयपुर में विश्वम फोरम की एक बैठक हुई। वहां मेजर जनरल सुधाकर ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया आतंकवाद का नया जरिया बन रहा है। कॉग्निटिव वॉरफेयर की बात की उन्होंने। हाँ, यानी लोगों की सोच पर हमला, डिजिटल ब्रेन वॉशिंग। उन्होंने इसके खिलाफ राष्ट्रीय रणनीति की जरूरत बताई। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। उसी मंच पर पूर्व राजनयिक गौरी शंकर गुप्ता ने सामाजिक एकता के लिए समान शिक्षा और यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC की बात की। और विचारक आशुतोष पंत ने जागरूक समाज पर जोर दिया। तो ये सब बातें दिखाती हैं कि सुरक्षा का मतलब अब सिर्फ बॉर्डर या हथियार नहीं रह गया है। सही कहा। समाज के अंदर लोगों की सोच, ये भी अब सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। तो इन सब स्रोतों को देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक तरफ भारत रक्षा में तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है, मिसाइल, EWS, ड्रोन, सब कुछ स्वदेशी। जी। दूसरी तरफ अपनी रणनीतिक स्थिति को लेकर कड़े संदेश भी दे रहा है। और साथ ही डिजिटल दुनिया से जो नए खतरे आ रहे हैं, जैसे ये कॉग्निटिव वॉरफेयर, उनको भी पहचान रहा है। हाँ, तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ तो हम इतना बेहतरीन हार्डवेयर, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जी, और दूसरी तरफ ये अदृश्य युद्ध है, मतलब कॉग्निटिव वॉरफेयर, जिससे निपटना है। तो आज के जमाने में असल में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या है? क्या ये हार्डवेयर और ये जो दिमागी सुरक्षा है, इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाना ही आज की सबसे बड़ी चुनौती है? ये सोचने वाली बात।